नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ, जिसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु और उनके मंडल के जो सदस्य हैं उनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो इन सभी तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खड़ी बोली कविता का प्रारंभ और किस प्रकार गद्य की प्रतिष्ठा हुई। अध्याय 3 है ये, 2 अध्याय अब तक हम पढ़ चुके हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। तो गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें भारतेंदु और उनके मंडल, उनके मंडल में कौन कौन से सदस्य थे, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु मंडल ने कौन कौन से कार्य किए। जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों भारतेंदु मंडल और उनके सदस्य जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था, उन्हीं में बंगला, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं का गद्य भी विकसित और निर्मित हो रहा था। इसीलिए अपनी अलग अलग विशेषताओं के बावजूद उनके साहित्य में एक प्रकार का अद्भुत साम्य भी दिखाई देता है। देशभक्ति तथा अंग्रेजों की शोषण नीति के विरोध में सभी एकमत हैं। यानी जिस समय हिंदी गद्य का निर्माण हो रहा था, भारत की जो भाषाएं थी, वहाँ के जो साहित्यकार थे वो भी अपना कार्य कर रहे थे। इस समय ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो इतिहास की प्रगति का साथ देते और साहित्य के माध्यम से उसकी गतिशीलता को और शक्तिशाली ढंग से अग्रसारित करते। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख नाम दिए गए हैं। कौन कौन किसमें कर रहा था? हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और गुजराती में नर्मदा शंकर ने यही कार्य किया और इसमें इनकी महत्ता भी है। इन सभी व्यक्तियों की रचनाओं को अपने आप में साहित्य की उच्चतर कोटि में नहीं रखा जा सकता, फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गिने जाते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक गतिविधि के अंतर संघर्षों को परखा और उसके गतिशील जीवन तत्वों को आगे बढ़ाया। यानी उन्होंने साहित्य में जो देखा कि समाज को साहित्य की किस कोटि के साहित्य की आवश्यकता है, उन्होंने उस समय वो कार्य किया। आर्थिक व्यवस्था में जिस पूंजीवाद का उदय हो रहा था, वह राष्ट्रीय चेतना का उन्नायक था, जिसके कारण जिस व्यक्तिवाद का आविर्भाव हुआ वह पहल निबंधों में प्रकट हुआ कि पहले निबंधों की रचना हुई। इस राष्ट्रीय चेतना को पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 जिनका समय है जन्म का और 1885 ने पहचाना। इनका भारतेंदु की उम्र बहुत कम थी, तो इनका जो समय है वो ये है, ने पहचाना और हिंदी गद्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्ति दी है। उनका जन्म 1850 ईस्वी, उनका जन्म काशी के एक अतिशय समृद्ध कुल में हुआ। उनके पिता बापू गोपाल चंद्र स्वयं साहित्यकार और विद्यानुरागी थे। इनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था। पंडित ईश्वरी दत्त, सरदार कवि दीनदयाल गिरी, कन्हैयालाल, लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय नागर आदि उनके सभा सदस्य थे। किसके? हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालक हरिश्चंद्र पर इस साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, ये उनके जीवन का बीज पंथ था। इसके लिए उन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली। 1870 ईस्वी में कविता वर्धिनी सभा की नींव डाली। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब डाली? 1870 ईस्वी में। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता भी है कि कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। इसके माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहित करना उनका लक्ष्य था। तो लक्ष्य भी पूछा जाता है कभी कभी कि कविता वर्धिनी सभा का क्या लक्ष्य था? तो नए कवियों को प्रोत्साहन देना। 1873 में उन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। इस क्लब में लेख पाठ होता था। इस क्लब में पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपते थे। ये बाबू हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं दो। धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ 1873 में उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। तदीय समाज
तो कई बार परीक्षाओं में आता है कि तृतीय समाज की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। कब की? 1873 ईस्वी में। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे, किंतु बाह्य आडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे जन्म से उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, किंतु कर्म से जन सामान्य के साथ थे। वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे, पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। वे एक ओर रीतिकालिक रसिक थे, तो दूसरी ओर आधुनिक चेतना से संपन्न। इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 ईस्वी में इहलौकिक सीमा समाप्त हो गई। 1885 में उनका देहावसान हो गया था, पर इतने थोड़े समय में ही उन्होंने जो कुछ किया वह सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। 1857 ईस्वी में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जनता एक प्रकार की क्रांति से गुजर चुकी थी। इसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला और कंपनी राज्य की परिसमाप्ति हो गई, लेकिन इससे अंग्रेजों की नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। थोड़े ही दिनों में लोग कपटपूर्ण घोषणा पत्र की वास्तविकता को समझ गए और राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में संलग्न हो गए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, उन्होंने उसे भी दूर किया। भारतेंदु के कार्यों का लेखा जोखा एवं उनके ऐतिहासिक रोल का आकलन करने के लिए उनके द्वारा संचालित, प्रकाशित तथा संपादित 3 पत्रिकाओं ने विशेष योगदान दिया। वो तीनों पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, जिसका समय है 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873, दोनों एक ही वर्ष में निकली थी। के पन्नों को उलटना पड़ेगा। चंद्रिका के मुख पृष्ठ पर अंकित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख पृष्ठ पर क्या अंकित है, नवीन प्राचीन संस्कृति भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन व्रत, राज्य संबंधी विषय, नाटक, विद्या और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना संभूषिता। इसके अतिरिक्त ये सब उस पर लिखा हुआ है चंद्रिका के मुख पृष्ठ पर, ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रिका के पहले ही पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था, जिसे भारतेंदु के सहयोगी विहारी चौबे निष्पन्न कर रहे थे। चौबे जी की भाषा विज्ञान विषयक लेख भी लिखे थे। इंडियन एंटिक्वरी टाइम्स आदि से संबंध प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ग्राउस आदि के हिंदी संबंधों वक्तव्यों पर विचार विनिमय भी प्रकाशित होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन के धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी। यानी इसमें हम ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि किस में क्या होता था। तो हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की क्या छपती थी? रिपोर्टें छापी जाती थी। मध्यवर्गीय समाज पर विचार का कार्य उसी समय आरंभ हो गया था। कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन भी होता था। इसके साथ साथ पुराने ढंग की कविताएं, समस्या पूर्तियाँ, द्विवेद युग की जो विशेषता है, समस्या पूर्तियाँ, नायिका भेद पर क्रमशः लेख भी प्रकाशित होते थे। उनकी पत्रिकाओं में साफ है कि गद्य के क्षेत्र में वे पूर्णतः आधुनिक थे, तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी। इसके मूलभूत कारणों की व्याख्या यथा प्रसंग आगे हम करेंगे। अभी हम अपने को गद्य के विकास तक ही सीमित रखना चाहेंगे। गद्य को विभिन्न विषयों की ओर ले जाने के साथ साथ पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का परिहार करते हुए उसे नए विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया। सन 1873 ईस्वी में उन्होंने स्वयं लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली। 1873, ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी नए चाल में ढली। ये किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। कब कहा है? 1873 ईस्वी में। इसी को हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा जाता है। भारतेंदु हिंदी के गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए मध्य मार्ग के पक्षपाती थे। यह मध्य मार्ग केवल
मेल जोल की भाषा को लेकर ही नहीं आया, उसने भाषा को सजीव बनाकर लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता भी जोड़ा है। आचार्य शुक्ल हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की भाषा शैली भी स्वच्छंदता, चपलता और उमंग पर मुग्ध है। यह उमंग जितनी भाषिक है उतनी ही सामाजिक भी। भारतेंदु का व्यक्तित्व अपनी उदारता, गुणग्राहकता आदि के कारण इतना आकर्षक और लोकप्रिय था कि उनके आसपास लेखकों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। उनमें कौन कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतेंदु मंडल में कौन सदस्य नहीं है। तो देखो कौन कौन है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण आदि प्रमुख हैं। स्वयं भारतेंदु अपने परिवेश को अंतर प्रांतीय बनाना चाहते थे। चंद्रिका के सहायक संपादकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बंगाल के थे, दामोदर शास्त्री बिहार, राधा कृष्ण लाहौर और नवीन चंद्र राय पंजाब आदि का नाम छपता था। इससे भारतेंदु के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण का पता चलता है कि सभी प्रांतों से लोग उनसे जुड़े हुए थे। अपनी इस व्यापक चेतना के फलस्वरूप उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों में आगे बढ़ाया। निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन, इतिहास आदि में ढाला। उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया, यानी उनका सहयोग किया। इन लेखकों के विषय में संबंधी एक रूपता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे सभी एक ही युग चेतना के सूत्र में बंधे थे, पर अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता के कारण वे एक दूसरे से काफ़ी भिन्न भी थे। भारतेंदु सही अर्थों में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। तो हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। निबंध तो आधुनिक युग की अपनी खास चीज़ है। कविता और नाटक की अपनी ही परंपरा कम दीर्घ नहीं है। उपन्यास और कहानी लेखन के मूल में बंगला की प्रेरणा हो सकती है, पर निबंध उस समय उस व्यक्तिगत स्वच्छंदता की ही देन है, उस ऐतिहासिक परिवेश के कारण उत्पन्न हुई थी। इसीलिए अपने विचारों और मान्यताओं को जितने खुले और वैचित्र्यपूर्ण ढंग से उन लोगों ने निबंधों में व्यक्त किया, उतने खुले ढंग से किसी और रचना के माध्यम से नहीं। भारतेंदु के पूर्व हिंदी निबंध के नाम पर कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत परिचय तो मिल जाते हैं, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता। भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग विनोद, उदारता, सजीवता सब कुछ के दर्शन होते हैं। निबंध चाहे ऐतिहासिक हों अथवा गवेषणात्मक, सामाजिक हों या यात्रापरक, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है, जो अपनी व्यापकता से संपूर्ण युग चेतना को आगे प्रसारित करती है, यानी हमें दर्शन कराती है उसके कि किस प्रकार उनके निबंधों में सभी विषयों को समेटे हुए हैं। अपने निबंधों में व्यंग भी है, उदारता भी है, सजीवता भी है, ऐतिहासिक हो या गवेषणात्मक, सभी निबंध उनके उसमें हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमने अध्ययन किया, संक्षिप्त में उनके मंडल के सदस्यों के बारे में पढ़ा। आगे के सत्रों में हम इनके मंडल के सदस्यों के बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।